हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट। देखो, मार्केट यानी बाजार। मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। बाजार एक ऐसा स्थान है, यानी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट बायर और सेलर्स होते हैं। बायर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स या कमोडिटी को बाय करता है, जबकि सेलर्स अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कमोडिटी को सप्लाई करता है और उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, यानी इसको हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बोलते हैं। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट आर दोज मार्केट जहां पे किसी भी होमोजीनियस प्रोडक्ट के लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट मेकर। यहाँ पे न्यू फर्म फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ध्यान रखना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बायर और सेलर दोनों की ही संख्या काफी ज्यादा होती है। बायर प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, जबकि डिमांड पे भी कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज सेलर। सेलर चाह करके भी सप्लाई पे इंपैक्ट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर एक या दो शॉप्स बंद भी हो जाए तो सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीली एंटर एंड एग्जिट। ध्यान रखना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कितनी ही फर्म्स इंडस्ट्री में आ सकती हैं और मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं, यानी उनके एंटर और एग्जिट करने पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। ध्यान रखना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, जैसा कि आप जानते हैं, सभी फर्म्स के पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं। तो यहाँ पे बायर और सेलर को दोनों को पहले से पता होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, गुड्स या कमोडिटी के बारे में। बायर ये जानता है कि मैं किसी भी शॉप से बाय करूं, मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड, सब कुछ सेम होगा। जबकि सेलर भी ये जानता है कि अगर ये मेरे पास गुड्स कमोडिटी बाय करने आया है तो मुझसे ही लेकर के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को मार्केट का पूरा कंप्लीट नॉलेज होता है। नेक्स्ट है प्राइस टेकर। ध्यान रखना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, यानी इंडस्ट्री के थ्रू जो भी रेट डिसाइडेड होगा उसी प्राइस पे ही वो अपना गुड्स या कमोडिटी बेच सकती है। अपने बेसिस पे वो प्राइस को डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सभी फर्म्स के पास एक जैसी आइडेंटिकल कमोडिटीज होती हैं, जो कलर में, ब्रांड में, शेप में एक समान होती हैं। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ध्यान रखना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कोई भी एक्स्ट्रा फर्दर कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती है, लाइक एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन आदि पर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में रेवेन्यू कर्व की बात करूं, तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे रेवेन्यू फिक्स है, क्योंकि फर्म क्या है? प्राइस टेकर। तो अपने बेसिस पे तो वो रेट डिसाइड नहीं कर सकती। अगर पहले से जो प्राइस है वो 10 रुपीज है तो उसी प्राइस पे ही उन्हें गुड्स या कमोडिटी को बेचना होता है, यानी 10 रुपीज प्राइस पे ही वो उनका AR इक्वल टू MR दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब AR का मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू। अगर वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही वो गुड्स या कमोडिटी को बेच रहे हैं तो उनका जो रेवेन्यू कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, इस शेप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट। देखो, मोनोपोली मार्केट का मतलब एकाधिकार बाजार। एक ऐसा मार्केट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पूरे मार्केट पे सिर्फ एक का मोनोपोली होगा। इस मार्केट में सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। नई फर्म के एंटर करने पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। फर्म का प्राइस पे पूरा कंट्रोल होता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ध्यान रखना, मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, यानी एक सिंगल सेलर होगा, बेचने वाला सिर्फ एक ही होगा, जबकि बायर बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्कूल की कैंटीन, ये इसका एग्जाम्पल है मोनोपोली मार्केट का, क्योंकि कैंटीन एक सिंगल है जबकि उस स्कूल के स्टूडेंट्स बायर हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सेलर है वो प्राइस पे इफेक्ट और सप्लाई पे इफेक्ट डाल सकता है। क्यों? और जबकि जो बायर है यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर एक दिन के लिए कैंटीन बंद हो जाए तो शायद सप्लाई बंद हो सकती है, लेकिन अगर बायर यानी स्टूडेंट्स अगर ना बाय करें तो उसकी डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। ध्यान रखना कि मोनोपोली मार्केट में पहले से जो एग्जिस्टिंग फर्म है
उसी के थ्रू ही सारी सप्लाई की जाती है, यानी नई फर्म के आने पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब ये हुआ कीमत विभेद संभव। ध्यान रखना, मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सेलर अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट पे गुड्स या कमोडिटी को सेल कर सकता है, यानी यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ध्यान रखना कि मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सेलर के अलावा कोई और भी सेलर तो अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, मजबूरी में ही सही वो महंगा बेचे सेलर या सस्ता बेचे, आपको एक से ही सामान लेना पड़ेगा क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। नेक्स्ट है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ध्यान रखना, मोनोपोली मार्केट में सेलर का प्राइस पे पूरा कंट्रोल होता है, यानी वो अपने अकॉर्डिंगली रेट बढ़ा भी सकता है और उसे डिक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जो एट प्रेजेंट हमारे मार्केट में पाया जाता है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, न्यू फर्म फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकती है, फर्म का प्राइस पे पार्शली कंट्रोल होता है, फुल्ली कंट्रोल नहीं होता है, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन पे काफी पैसा खर्च किया जाता है। तो ऐसे मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं, जिसे एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार भी कहा जाता है। इसकी फीचर्स की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ध्यान रखना, इस मार्केट में बायर और सेलर दोनों की संख्या काफी ज्यादा होती है। बायर डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, जबकि सेलर सप्लाई पे भी कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। नंबर 2, फर्म फ्रीली एंटर एंड एग्जिट। ध्यान रखना, इन दिस मार्केट न्यू फर्म फ्रीली एंटर एंड एग्जिट, उन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देखो इस मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर है वो अलग अलग डिफरेंट गुड्स या कमोडिटीज को सेल कर सकती है, जो ब्रांड में, शेप में, कलर में अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं। सेमी कंट्रोल ओवर प्राइस। ध्यान रखना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर का प्राइस पे पूरा कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ हद तक उस पर कंट्रोल होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नाउअडेज अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जीन्स परचेज करने जाते हैं तो उसके प्राइस टैग में वो अपना खुद का स्टिकर लगा करके उस जीन्स को सेल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ हद तक मैनिपुलेट करते हैं किसको, प्राइस को, यानी उनका पार्शियली कंट्रोल है प्राइस पे। ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, ध्यान रखना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट बिकम वेरी हाई। क्यों? क्योंकि काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेंड किया जाता है ऑन एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, डिस्काउंट एंड ऑल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है नॉट अ परफेक्ट नॉलेज। ध्यान रखना, इस मार्केट में बायर एंड सेलर को पूरी कंप्लीट परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। कैसे? अगर सपोज मुझे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बाय करना है और मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ उस प्रोडक्ट को बाय करने, पता चला मुझे वो उसकी कॉपी पकड़ा दी जाती है, मुझे कॉपी दे दिया जाता है जो परफेक्ट ब्रांडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे मिसगाइड किया गया, मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी। सेम ऐसे ही सेलर को भी यहाँ पे पूरा नॉलेज नहीं होता है कि अगर बायर मेरे पास आया है तो मेरे से ही गुड्स या कमोडिटी बाय करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट। देखो, ओलिगोपोली मार्केट को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। ओलिगोपोली मार्केट आर दोज मार्केट जहां पे किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटीज के फ्यू सेलर्स इन बिग साइज, ध्यान रखना, फ्यू सेलर्स इन बिग साइज एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट। यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो अपने डिसीजंस के लिए इंटरडिपेंडेंस होती हैं, यहाँ पे फर्म्स कार्टेल में बिहेव करती हैं, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, काफी टफ कंपटीशन पाया जाता है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन पे काफी ह्यूज अमाउंट खर्च किया जाता है। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं कि अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो ऑटो सेक्टर में कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Hyundai, मारुति, होंडा, आपका ऑडी, BMW, जैगुआर, मर्सिडीज, ये गिनी चुनी कंपनियां हैं जो संख्या में काफी कम है बट साइज में बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनके कस्टमर्स बहुत सारे हैं, इनके बायर बहुत सारे हैं। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल बात करूं टेलीकॉम कंपनीज की, अगर हम उनकी बात करें तो गिनी चुनी कंपनियां हैं लाइक रिलायंस जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, सेलेक्टेड कंपनीज हैं, काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े साइज में है, लेकिन इनके बायर्स बहुत सारे हैं। तो ऐसे मार्केट को हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। इनके फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है स्मॉल नंबर ऑफ फर्म इन बिग साइज। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, यहां पे जो फर्म्स होती हैं वो संख्या में तो कम है लेकिन साइज में बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है। नंबर 2, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ध्यान रखना, यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो अपने सभी डिसीजंस के लिए प्रॉपरली तो
इंटरडिपेंडेंस होती है, क्योंकि एक कंपनी के द्वारा लिया गया डिसीजन नेक्स्ट कंपनी, अनदर कंपनी के डिसीजन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस जियो ने अपने कॉल रेट्स कम कर दिए हैं तो ध्यान रखना बाकी की कंपनियां भी रिएक्ट करेंगी, यानी आपका एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये लोग भी अपने कॉल रेट्स पे इंपैक्ट डालेंगे। अगर मारुति अपनी नई गाड़ी लॉन्च करती है छोटी सीरीज में, तो बाकी कंपनियां भी नई गाड़ियां लॉन्च करेंगी, यानी एक का डिसीजन दूसरे के डिसीजन को इंपैक्ट करता है, यानी ये अपने डिसीजन के लिए इंटरडिपेंडेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिकल्ट टू ट्रेड फर्म्स डिमांड कर्व। ध्यान रखना, ये कह पाना कि ऑलवेज रिलायंस जियो ही टॉप लेवल पे रहेगा, ऐसा कह पाना श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो अनदर फर्म है, अनदर कंपनी है, वो उसको बीट कर सकती है, यानी ऑलवेज एक फर्म का ही दबदबा रहेगा, ये कह पाना गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपरली किसी भी फर्म की डिमांड को ट्रेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज ड्यू टू हैवी कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। ध्यान रखना, यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो कार्टेल में बिहेव करती हैं, समूह में व्यवहार करती हैं, ग्रुप में बिहेव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया, अगर मारुति नई गाड़ी लॉन्च करती है तो बाकी कंपनियां भी नई गाड़ियां लॉन्च करेंगी। रिलायंस जियो ने अगर अपने कॉल रेट्स में कमी लाई है तो बाकी कंपनियां भी अपने कॉल रेट्स कम करेंगी। ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप में बिहेव करती हैं। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। आप जानते हो ओलिगोपोली मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, यानी फर्म्स बिना प्राइस बढ़ाए आपस में कंपटीशन करती हैं और काफी टफ कंपटीशन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंट्री बैरियर्स। एक बात और आप ध्यान से समझिएगा, ओलिगोपोली मार्केट में नई फर्म के आने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट उनका टिके रह पाना बहुत मुश्किल है। यानी जो पहले से एग्जिस्टिंग फर्म है वो लाइक अ जाइंट काफी बड़े साइज में, बड़े आकार में है और वो नई फर्म्स को टिकने नहीं देंगी। ध्यान रखना, इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे नई फर्म के एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लिटिल बिट बैरियर है, यानी वो स्टेबल हो पाएगी या फिर वहां पे टिकी रह पाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जाके आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे प्रिपेयर करें, कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।